प्रश्न 1। हाल ही में शिंजो आबे का निधन हो गया। यह कहाँ के प्रधानमंत्री थे? उत्तर है जापान के। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे 8 जुलाई 2022 को इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जापान में संसदीय चुनाव के लिए एक प्रचार कार्यक्रम के दौरान एक हमलावर ने इन्हें गोली मारी। उनकी हत्या पश्चिमी जापान के नारा शहर में की गई। उन्हें जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक पूर्व सदस्य ने गोली मारी थी। 67 वर्षीय नेता को गर्दन के दाएं भाग और बाएं हंसली पर घाव हो गए थे, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। प्रश्न 2। शिंजो आबे किस पार्टी से संबंधित थे? यह संबंधित थे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से। वर्ष 1993 के चुनाव में वह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुने गए थे। नेशनल डाइट के एक विशेष सत्र के माध्यम से उन्हें प्रधानमंत्री बनने की पुष्टि की गई थी। वह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने थे। वह जापान की ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पैदा हुए थे। प्रश्न 3। 2015 में शिंजो आबे के भारत यात्रा के दौरान कौन सी ट्रेन शुरू करने का फैसला लिया गया था? यह थी बुलेट ट्रेन। शिंजो आबे के नेतृत्व में भारत और जापान ने एक्ट फोरम का भी गठन किया था। जापान और भारत के बीच वैश्विक साझेदारी की नींव वर्ष 2001 में रखी गई थी। वर्ष 2007 में उन्होंने 2 सागरों का संगम भाषण देकर इंडो पैसिफिक की अपनी अवधारणा की नींव रखी थी। वर्ष 2016 में एक असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति के रूप में इन्होंने मान्यता दिलाई थी। प्रश्न 4। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 कब पारित किया गया? यह पारित किया गया है 2 अगस्त 2022 को। लोकसभा द्वारा 2 अगस्त 2022 को वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया। इसका उद्देश्य वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाना है। यह वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करेगा। पिछले 8 वर्षों में देश में संरक्षित क्षेत्र 693 से बढ़कर 987 हो गए हैं, जिसमें 52 बाघ रिजर्व भी शामिल हैं। प्रश्न 5। पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? यह किया गया है संस्कृति मंत्रालय द्वारा। संस्कृति मंत्रालय द्वारा 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाने के लिए तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया। संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक और संगीत प्रदर्शन के साथ तिरंगा उत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पिंगली वेंकैया के सम्मान में एक स्मारक टिकट भी जारी किया गया। पिंगली वेंकैया एक स्वतंत्रता सेनानी और भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइनर तथा गांधीवादी सिद्धांतों के अनुयायी थे। उन्होंने बीच में चक्र के साथ केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग के साथ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। प्रश्न 6। कॉल फॉर एप्लीकेशन किस मिशन के तहत लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन द्वारा। अटल इनोवेशन मिशन द्वारा 2 अगस्त 2022 को अपने 2 प्रमुख कार्यक्रमों के लिए कॉल फॉर एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। 2 प्रमुख कार्यक्रम अटल इंक्यूबेशन केंद्र और अटल सामुदायिक नवाचार केंद्र हैं। दोनों कार्यक्रमों में विश्व स्तरीय संस्थानों की स्थापना करके देश में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और समर्थन का परिकल्पना की गई है। यह विश्व स्तरीय संस्थान देश के उभरते उद्यमियों की मदद करेगा। इसका उद्देश्य भारत में स्टार्टअप और उद्यमियों के लिए नवाचार और उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देना है। प्रत्येक AIC को 5 वर्षों की अवधि में 10 करोड़ रुपए तक के अनुदान के साथ सहायता प्रदान की जाती है। प्रश्न 7। मध्य प्रदेश में नई योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? यह किया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 1 अगस्त 2022 को मध्य प्रदेश में 6 परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
इंदौर में 2300 करोड़ रुपए की 119 किलोमीटर की सड़क परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इससे पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के साथ राज्य की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। गडकरी ने राउत सर्किल पर एक सर्विस रोड के पुनर्निर्माण की भी नींव रखी। इस कार्यक्रम के दौरान राज्य सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के बीच राज्य में 14 चुनिंदा स्थानों पर रोपवे के निर्माण के लिए समझौता हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य अंटार्कटिक अनुसंधान कार्य के कल्याण के साथ साथ वहां पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक कोष स्थापित करना भी है। प्रश्न 8, अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा की स्थापना कहाँ की गई थी? यह की गई है सेंट पीटर्सबर्ग में। अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा 1 अगस्त 2022 को खबरों में आया था। यह एक 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल परिवहन नेटवर्क है जिसमें समुद्र, सड़क और रेल मार्ग शामिल हैं, जो कनेक्टिविटी के सबसे छोटे मार्ग की पेशकश करते हैं। इसकी स्थापना 12 सितंबर 2000 को सेंट पीटर्सबर्ग में ईरान, रूस और भारत द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच परिवहन सहयोग को बढ़ावा देना है। यह हिंद महासागर को फारस की खाड़ी के माध्यम से कैस्पियन सागर से रूस और उत्तरी यूरोप को जोड़ता है। इसका उद्देश्य भारत और रूस के बीच कैरिज लागत को लगभग 30% तक कम करना और पारगमन समय को आधे से अधिक समय कम करना है। यह भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई करेगा। प्रश्न 9, सामूहिक विनाश के हथियार व उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक कब पारित किया गया? यह पारित किया गया है 1 अगस्त 2022 को। संसद द्वारा 1 अगस्त 2022 को राज्यसभा के साथ सामूहिक विनाश का हथियार और उनकी वितरण प्रणाली संशोधन विधेयक 2000 पारित किया गया। इस विधेयक में सामूहिक विनाश के हथियार और उनकी सुपुर्दगी प्रणाली अधिनियम 2005 में संशोधन करने का प्रयास किया गया है। वर्ष 2005 का अधिनियम बड़े पैमाने पर विनाश के हथियारों और उनके वितरण के साधनों से संबंधित विनिर्माण, परिवहन या हस्तांतरण जैसी गैर कानूनी गतिविधियों को प्रतिबंधित करता है। सामूहिक विनाश के हथियार जैविक, रासायनिक या परमाणु हथियार हैं। यह विधेयक व्यक्तियों को सामूहिक विनाश के हथियारों को उनकी वितरण प्रणालियों से संबंधित किसी भी निषिद्ध गतिविधि के वित्त पोषण से रोकता है। प्रश्न 10, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? यह रहा है 135वां। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 14 जुलाई 2022 को ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 जारी किया। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के वार्षिक प्रकाशन का 16वां संस्करण है। आर्थिक विकास के संदर्भ में हालांकि कोई भी राष्ट्र पूर्ण लैंगिक समानता तक नहीं पहुंचा है। रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं आइसलैंड 90.8%, फिनलैंड 86%, नॉर्वे 84.5% हैं। इन्होंने अपने लिंग अंतराल के कम से कम 80% को बंद कर दिया है। इसके अलावा सूची के टॉप 5 देश क्रमशः आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड व स्वीडन हैं। अफगानिस्तान सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला देश है। रिपोर्ट में भारत का 135वां स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2021 में भारत 156 देशों में 140वें स्थान पर था। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश 71वां स्थान, नेपाल 96वां, श्रीलंका 110, मालदीव 117 और भूटान 126वें स्थान से भी खराब स्थिति में है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक, राजनीतिक, बौद्धिक, सांस्कृतिक या आर्थिक सशक्तिकरण, उपलब्धियां या विकास के संदर्भ में असमानता का सूचक है। यह वर्ष 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा शुरू किया गया एक बेंचमार्क सूचकांक है। यह उप मैट्रिक्स के साथ 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता और समानता की दिशा में
देशों की प्रगति पर देशों के बेंचमार्क करता है।